शांत रहना थोड़ा। दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हेमंत त्रिवेदी जी, जो कि स्पर्श चिकित्सक है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्पर्श चिकित्सा ये क्या होती है, कैसे होती है और इससे हम किस तरह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्श चिकित्सा हमारी पुराने युग की पुरानी चिकित्सा है और इसके माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हेमंत जी से और जानते हैं स्पर्श चिकित्सा के बारे में। हेमंत जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्ते नमस्ते। हेमंत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि स्पर्श चिकित्सा ये क्या है, क्योंकि अभी तक इसका नाम काफी कम लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने इसे जाना भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें आप स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताएं कि ये क्या है। जी जी अमित, स्पर्श चिकित्सा भारत की बहुत प्राचीन पद्धति है। वैकल्पिक टाइप से इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और बुद्ध ग्रंथ जिसको कहें कमल सूत्र, लोटस सूत्रा में इसका उल्लेख है। जब एलोपैथी, आयुर्वेद या और चिकित्साएं, यूनानी जो भी पद्धतियां हैं वो सक्रिय नहीं थी, तब इस पद्धति के द्वारा प्रयोग किए जाते थे, उपचार किए जाते थे और स्वयं व्यक्ति खुद अपने आप का उपचार करता था और अपने परिजनों का उपचार करता था। अपने अंदर की प्राण ऊर्जा को संतुलित करके दूसरे व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को संतुलन करना, ये स्पर्श चिकित्सा है। इसका सर क्या कार्य होता है और ये किस किस चीज में हमको लाभ देती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, स्पर्श चिकित्सा अपने अंदर के जो प्राण ऊर्जा है उसका स्तर बढ़ाने की एक प्रक्रिया है और ये अधिकतर सभी बीमारियों पर काम करती है। अगर कोई बीमारी ज्यादा क्रॉनिक है, लंबे समय से है, तो उसमें भी लाभ होता है, उसके भी एक अच्छे परिणाम देखे गए हैं और पूरे विश्व में ये पद्धति आज बड़े स्तर से फल फूल रही है। भारत में भी कई बड़े महानगरों में रेकी चैम्बर बनाए गए हैं। हर हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में स्पर्श चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे भी स्पर्श चिकित्सक लोगों को होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह सर हेमंत जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि स्पर्श चिकित्सा, हमने सुना है कि ये बड़ी प्राचीन युग की चिकित्सा है, तो प्राचीन युग से इसका नाम चला आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा, प्राचीन युग में ये इसकी कैसे शुरुआत हुई और प्राचीन युग से इसका स्पर्श चिकित्सा का किस तरह रोल अदा हो रहा है हमारे समाज में, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जी जरा डिटेल में बताएं। जी, ऋग्वेद में वैदिक ऋषि परमात्मा से आह्वान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे हाथों को ऐसी शक्ति प्रदान करे, अगर मैं किसी के लिए, भले के लिए हाथ उठा दूं तो उसका कल्याण हो। तो ये जो हाथ उठाकर किसी को आशीष देना, प्रार्थना करना, ये सब स्पर्श चिकित्सा के ही भाग हैं। जैसे हमारे पालक माता पिता हमें, जब हम उनके सामने प्रणाम करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद का प्रतिफलन ये होता है हमारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो और विभिन्न तरह की, जिसको कहें आर्थिक समृद्धि, भी इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति स्वयं को इसको अपनाकर अपने जीवन में इसकी उन्नति देख सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार लोग आशीर्वाद देते हैं या हाथ रख देते हैं, तो एक हमारे अंदर अपने आप ही एक मॉरल हिम्मत बढ़ जाती है कि अब हम जाएंगे तो यहाँ सफल हो सकते हैं या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह की ये चिकित्सा पद्धति होती है। जी, इसमें क्या है, स्वयं के भीतर की जो नकारात्मकता है, अगर किसी के हमें आशीष मिल रहे हैं तो अपने अंदर की नकारात्मकता की हीलिंग होती है, उपचार हो जाता है। और ये नकारात्मकता की हीलिंग हमारे शरीर में, जिसको कहें एनर्जी चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स, जिसमें 7 चक्रों का उल्लेख है योग में। ऐसे ही 7 चक्रों के अलावा
शरीर के विभिन्न भागों में एनर्जी के कुछ ऐसे केंद्र हैं जिन केंद्रों पर अपने हाथों को स्थापित करके हम स्वयं को पहले हील कर लेते हैं। और जब हील करने की ये शक्ति हम स्वयं में, अब जब विश्वास बढ़ जाता है कि हम करने लगे, तो दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं कि मतलब तत्काल उसको उसका फल मिले। ऐसे कई ऐसे, जैसे दर्द हो रहा है तो दर्द में भी मैंने कई बार प्रयोग करके देखे कि जब किसी को दर्द है, सिर में दर्द है, और हमने स्पर्श चिकित्सा, जैसे पुरुष को जब देता है तो टच करके भी दे सकते हैं शरीर के भाग से। अगर अपोजिट विपरीत लिंगी के लिए दूर से 2-3 इंच का फासला रखकर भी अपने हाथों को उसके आभा मंडल के समक्ष स्थापित करके भी ये चिकित्सा या उपचार दिया जाता है। अभी आपने जैसे बताया कि ये 7 चक्र होते हैं, तो ये सातों चक्र के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये 7 चक्र कौन से होते हैं और किस तरह ये अपनी स्पर्श चिकित्सा में काम करते हैं। जी, 7 चक्र हमारा जिस प्रकार अपन इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में, जिसको हम कहें स्पाइनल कॉर्ड, जो हम पे अगर भौतिक शरीर में महसूस हो रहा है, लेकिन भौतिक शरीर के अंदर एक अंदर का जो स्थल है जिसको कहें ऊर्जा शरीर के ये एक केंद्र है 7 चक्र। तो जैसे नीचे से ये केंद्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। और इन 7 चक्रों पर एनर्जी का अगर असंतुलन होता है तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न होती है। और इस स्पर्श चिकित्सा के द्वारा इन्हीं चक्रों पर ऊर्जा का संतुलन स्थापित करते हैं, और वही प्राण ऊर्जा का संतुलन जिसकी वजह से शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, उसको संतुलन करने से स्वतः ही जो सूक्ष्म शरीर से ये रोग हटते हैं और फिर भौतिक शरीर पर भी इसका प्रभाव आ जाता है। सर, आपने जैसे बताया कि स्पर्श चिकित्सा से हम काफ़ी रोगों को दूर कर सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर हर एक आदमी किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, या किसी भी तरह की बीमारियों से हर आदमी ग्रसित है। तो स्पर्श चिकित्सा के द्वारा हम ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनको हम इससे दूर कर सकते हैं और उससे सामने वाले को काफ़ी आराम महसूस हो सकता है? स्पर्श चिकित्सा से पहले तो मानसिक तनाव, जी, एंजाइटी, अनिद्रा, डिप्रेशन और मन से संबंधित जितने भी विकार हैं उनके बहुत अच्छे और शानदार परिणाम मैंने खुद प्रयोग करके देखे और उसमें सफलता मिली है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, उनमें भी इसके असर हैं। हर बीमारी पर इसका असर है, लेकिन ये जैसे कहें कि होम्योपैथी चिकित्सा है, उसका भी असर धीरे धीरे होता है, ऐसे ही इस स्पर्श चिकित्सा का भी असर धीरे धीरे ही होता है। और तत्काल प्रभाव अगर लेना चाहें तो इससे नहीं आते। क्रॉनिक डिसीज में इसका असर अभी ज़्यादा असर नहीं रहता है। अगर किसी की जैसे बोन ब्रेक होना, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें भी वो असर नहीं करता, क्योंकि वो हड्डी तो समय के हिसाब से ही जुड़ेगी और स्पर्श चिकित्सा से एकदम तत्काल कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता। हर पद्धति के साथ इसको वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते काफ़ी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और उनको कभी कभी सफलता नहीं मिलती तो वो कभी कभी कोई गलत स्टेप भी उठाने का प्रयास कर लेते हैं। तो स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से हम उन बच्चों को या लोगों को किस तरह आप बताना चाहेंगे कि वो अपने स्पर्श चिकित्सा से अपने आप को मॉरल बूस्टअप कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ चाहते हैं या जिस सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको वो पा सकते हैं? जी, स्पर्श चिकित्सा के द्वारा हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हम अपने लक्ष्य को भी सफलता के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्श चिकित्सा को सबसे पहले तो ये बात है, स्पर्श चिकित्सा को कैसे प्रयोग करें। स्पर्श चिकित्सा के द्वारा हम पहले अपने अंदर के जो सुप्त केंद्र हैं, जैसे हाथों की उंगलियों के पोरों पर चक्र है, हथेली पर भी एक चक्र है, ऊर्जा केंद्र है, तो इसको ध्यान के अभ्यास के द्वारा इन चक्रों को सक्रिय करते हैं सर्वप्रथम। और सक्रिय करने के बाद इन्हीं हाथों के द्वारा हम अपने और जो केंद्र हैं
उनको सक्रिय करते हैं। स्पर्श चिकित्सा एक जिसको कहें ईश्वरी शक्ति है, प्राण ऊर्जा जिसको कहें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। तो उसके द्वारा सर्वप्रथम हम एक अच्छा वो बनते हैं, एक अच्छा यंत्र बन जाए, शुद्ध यंत्र। हमारे शुद्ध यंत्र यानी हमें पहले उसके सिद्धांतों को भी समझना होगा कि स्पर्श चिकित्सा के सिद्धांत कैसे हैं। अगर एक शुद्ध यंत्र बनते हैं तो ये प्रक्रिया इतनी शानदार रिजल्ट लाती है, लेकिन पहले उसके लिए हमें एक अच्छा रिसीवर बनना पड़ेगा। एक अच्छे रिसीवर के लिए अगर हम रिसेप्टर अच्छे हैं तो हम इसको बाद में रिफ्लेक्ट भी अच्छा कर पाएंगे। तो जैसे हम पहले उसको अपने आप में ये सीखें पहले कि स्पर्श चिकित्सा से हम अपने आप को कैसे हील करें, अपने शरीर के 7 चक्रों पर कैसे अपने हाथों को स्थापित करें, शरीर के 24 केंद्रों पर कैसे हाथ स्थापित करें। तो इसकी एक प्रक्रिया को समझना पड़ता है, जैसे किसी के गाइडेंस के द्वारा, कोई शिक्षक के द्वारा, और फिर इसको 21 दिन तक फॉलो करते हैं। 21 दिन के फॉलो अप के बाद स्वतः ही हमारे अंदर इसकी शक्ति जागृत होती है, प्राण ऊर्जा तेजी से हमारे शरीर में प्रवाह होती है, और इसके प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आप को इतना ऊर्जावान बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो हमारे जीवन में उन्नति के लिए कोई बैरियर बनना है, बाधा बनना है, वो क्षीण हो जाता है। इसी तरह हेमंत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आभा मंडल, हमने कई बार नाम सुना है कि आभा मंडल, तो ये आभा मंडल क्या होता है, कैसा है, और इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आभा मंडल का किससे रिलेशन होता है और स्पर्श चिकित्सा में आभा मंडल का क्या योगदान है। जी अमित जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आभा मंडल, जैसा हम अपने देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, तो देवी देवताओं के चित्रों के आसपास एक ऊर्जा का एक वर्तुल होता है, एक सर्कल होता है, वो सर्कल आभा मंडल है। हमने अपने जितने भी देवी देवता कभी चित्रित किए हैं तो उनके आसपास एक ऊर्जा शरीर बनाया है। ऐसा ही ऊर्जा शरीर प्रत्येक सजीव में, प्रत्येक निर्जीव जीव में पाया जाता है, और इसका इतना प्रभाव रहता है कि जैसे कई लोगों का आभा मंडल इतना अच्छा होता है कि उनके नजदीक बैठने से कई लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस आभा मंडल को, हमारे ऊर्जा शरीर, इसको आज से 60 साल पहले रूस में एक पद्धति डेवलप की थी, एक साइंटिफिक पद्धति, कैलियन फोटोग्राफी। उसके द्वारा इसको स्कैन किया जा सकता है, ट्रेस किया जाता है, उसके फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। आभा मंडल के फोटोग्राफ्स लेकर इस बात का पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या परेशानी है। आभा मंडल का उपचार, जैसे मैंने बताया कि स्पर्श चिकित्सा के द्वारा आत्मोपचार हो रहा है, लेकिन आभा मंडल को अगर कोई शुद्ध कर ले तो वो स्वतः ही चक्रों का संतुलन हो जाएगा, स्वतः ही प्राण ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा। तो आभा मंडल, तो इसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, ऑरा। तो इस ऑरा को अगर कोई उपचार कर लेता है, इसको ऑरा को अगर शुद्ध कर लेता है, जैसे हम सुबह रोज नित्य अपने घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही अपने इस आभा मंडल की अगर शुद्धिकरण रोज किया जाए तो शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मकता और किसी प्रकार का, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे वो शारीरिक रोग हो, कोई रह नहीं सकता। जैसे कि आजकल की जो जिंदगी है जिसमें पूरा साइंस की तरफ लोग भाग रहे हैं और आध्यात्म छोड़ करके आधुनिक युग की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर वो इस तरह की आभा मंडल और ऑरा को अगर ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको शांति भी मिलेगी और वो सफलता की सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। अभी तक आपने देखा हो कि आज के जो वर्तमान संदर्भ में इतने सारे मोटिवेटर और इतने अच्छे स्पीकर या योगा ट्रेनर, मेडिटेशन एक्सपर्ट, या आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनर्जी बूस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर समाज में इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। एक शुद्ध मोटिवेशन भी हमारे आभा मंडल को शुद्ध करता है। अगर कोई व्यक्ति सही रूप से किसी से प्रेरणा पा रहा है तो स्वतः ही हमारी चेतना उठ रही है, स्वतः ही दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आके अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रहा है। जैसे प्राचीन काल में बोलते थे कि हम सत्संग करने जा रहे हैं, आज के संबंध में हम इंस्पिरेशन लेने जा रहे हैं, प्रेरणा लेने जा रहे हैं। ये प्रेरणा वही सत्संग है, शब्दावली बदल गई है, परंपरा वही है। आज मॉडर्न रेफरेंस में इसको नई मॉडर्निटी के रूप में देखा जा रहा है। परंपरा वही है, प्राचीन परंपरा है, और उसका कई एस्पेक्ट ऐसे हैं कि इसको एक सही रूप में सकारात्मक भावना से भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं, सही मोटिवेशन के द्वारा, सही चिंतन के द्वारा और योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को इस स्पर्श चिकित्सा से जोड़ सकते हैं।
सर, जैसे कि हमने काफ़ी समय से आपसे स्पर्श चिकित्सा की बात कर रहे हैं कि स्पर्श चिकित्सा पुराने युग की चिकित्सा है, इससे हम ये ठीक कर सकते हैं, हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, किस तरह स्पर्श चिकित्सा को सामने लाया गया, क्योंकि हमने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तो सुना था, लेकिन स्पर्श चिकित्सा किस तरह आगे आई और इसकी खोज किसने की और कैसे समाज में सामने आई है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है अमित जी। स्पर्श चिकित्सा इस धरती के जन्म के साथ विद्यमान थी। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का उल्लेख भी वेदों में है। ऐसे ही अपनी ऊर्जा को शुद्ध करके दूसरे की ऊर्जा को शुद्ध करना, दूसरे की ऊर्जा को उपचार करना, दूसरे शरीर का उपचार करना, ये प्राचीन परंपरा में गौतम बुद्ध के ग्रंथों में जो उल्लेख है कि गौतम बुद्ध कोई व्यक्ति, अगर रोगी व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो उनके वो हाथ से स्पर्श करके उनको उनके सिर पे हाथ रख दिया, उनके रोग वाले स्थान पे हाथ रख दिया। और उनके जो गुरुजन होते थे वो भी उनको उपचार करने के लिए सिर्फ हाथ करके और उनको हील करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। ये जो चिकित्सा है प्रार्थना वाली है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि प्रार्थना का आरंभ कब से हुआ। जैसे सनातन परंपरा में बहुत जिसको कहते हैं कि हमेशा नूतनता बनी हुई है, ऐसे ही इसका जब मैंने बताया कि प्राचीन काल में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में भी अगर वैदिक ऋषि ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा मेरे हाथों में इतनी शक्ति प्रदान कर दे कि अगर मैं किसी कल्याण के लिए उठा रहा हूँ उसका कल्याण हो जाए, तो उस समय से इस परंपरा को हम मान सकते हैं कि उत्तम। लेकिन आधुनिकता में अगर देखें तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर मिकायुशी, जो जापान के एक प्रोफेसर थे। उनसे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया कि सर ये ऐसा क्या था कि भारत में कई योगी तपस्वी लोगों को हाथ उठाकर या उनके शरीर पर हाथ रख के ठीक कर लेते थे, तो ऐसी कोई पद्धति के बारे में आपका कुछ विचार है? तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूरे विश्व की यात्रा की, भारत भी आए, तिब्बत भी गए, इधर चाइना भी गए। सब पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद जब उन्हें वो सही संतुष्ट जवाब नहीं मिले तो खुद साधना की उन्होंने 21 दिन की साधना, और उस 21 दिन की साधना से प्रतिफल ये आया कि वो स्पर्श चिकित्सा के एक उपचारक और चिकित्सक बने और रीइन्वेंटर बने। माने उस पद्धति को दोबारा स्थापित करने में उनका योगदान रहा, और ये पद्धति जापान से रीइन्वेंट हुई और पूरी दुनिया में फैलते फैलते और 80 के दशक में भारत में भी आई, और भारत में आई। फिर बाद में इसी पद्धति को लोगों ने अलग अलग नाम दिया। चाइना में इसको प्राणिक हीलिंग कहा, भारत में इसको कुंडलनी शक्ति उपचार कहा, और विभिन्न देशों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तिब्बत में भी जिसको कहें लामा फेरा पद्धति, और अलग पद्धतियां हैं जो इसी के जैसी इसी से मिलती जुलती मॉडलिटी हैं, लेकिन पद्धति के नाम बदल जाते हैं। जैसे पानी को सब जगह पानी नहीं कहा जाता, कई जगह वाटर भी कहा जाता है, कई जगह नीर भी कहा जाता है, कई जगह आप भी कहा जाता है। ऐसे ही यही विधा पूरे विश्व में विभिन्न नामों से जानी जाती है। प्राचीन काल की विद्या है और आज भी इसका परिणाम बहुत शानदार है। सर, जैसे कि हमने स्पर्श चिकित्सा के बारे में आपसे बात की, अगर कोई इसको सीखना चाहे, कि कोई इंटरेस्ट लेना चाहे और इसको अपने जॉब में या अपने कैरियर में लेना चाहे, तो क्या वो इसको अपने कैरियर में ला सकता है? इससे उसका भविष्य बन सकता है? जी, इसका बड़े महानगरों में बड़ा एक तरह से इसको लोगों ने कैरियर के रूप में अपनाया है, और अच्छी तरह से उन्होंने अपने क्लिनिक और सेंटर डेवलप किए हैं। हाँ, अगर कहें कि एक व्यवसाय के रूप में नहीं, एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस एक डेडिकेशन, एक समर्पण है उस ईश्वरी शक्ति के प्रति, और कुछ दिन का अभ्यास है। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु से एक दीक्षा की एक परंपरा है कि गुरु से दीक्षा लेकर उसके द्वारा शक्तिपात किया जाता है। मतलब जो चैनल्स क्लोज हैं या ब्लॉकेज है, उन चैनलों की एनर्जी को ब्लॉकेज हटाकर उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए एक मेंटर की, एक गाइड की आवश्यकता होती है। एक बार इसका जो दीक्षा हो गई, फिर जीवन भर ये शक्ति कार्य करती है। मैंने भी इसको दीक्षा ली और उसके परिणाम ऐसे आने लगे कि कई असाधारण बीमारियों और कई ऐसी बीमारियों पर मैं काम कर पाया जिन पर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए। अभी तक आपने अपने जीवन में स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से कितने लोगों को ठीक किया है, या कितने लोग आपसे मोटिवेट होके गए हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी,
मैं लगातार से 8-10 साल से इस पर मैं गहन मेरी प्रैक्टिस रही और ये ऐसी पद्धति है कि इसको मैंने इसको व्यवसाय नहीं बनाया, इसको मैंने अपने एक तरह से आध्यात्मिक पथ का एक वही मान लिया कि आध्यात्मिक पथ की मेरी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसके चलते सैकड़ों लोगों को मैं मतलब इस शक्ति के द्वारा सहयोग कर पाया, लोगों को डिप्रेशन से निकाल पाया, कई लोगों के आत्महत्या जैसे नेगेटिव थॉट से बाहर निकाला, एंजाइटी से बाहर निकाला और कई इतनी गंभीर बीमारियां जैसे पार्किंसन, स्पाइन में गैप, ऐसी कई बीमारियों को भी जॉन्डिस, ऐसी कई बीमारियों पर मेरे अच्छे प्रयोग रहे और सफल रहे। अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे और स्पर्श चिकित्सा के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को, अपने जीवन को संतुलित करने के लिए इस पद्धति को भी सीखें और ये पद्धति ऐसी है कि स्वयं उपचार कर सकते हैं, दूसरे का कर सकते हैं और अगर अच्छे स्तर पर करना चाहें तो समाज का कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को संतुलन करने की प्रक्रिया है और ये उसमें भी सहयोगी है। जैसे योग की प्रक्रिया है, ये योग से जुड़ी हुई पद्धति ही है। अगर देखा जाए तो जैसे हम जीवन में योग को अपना रहे हैं, ऐसे ही इस पद्धति को भी अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। हेमंत जी, आपने अपना मूल्य समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और स्पर्श चिकित्सा के बारे में इतनी अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हेमंत त्रिवेदी, जिन्होंने स्पर्श चिकित्सक हैं, जिन्होंने स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताया कि हम होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयों का तो उपयोग करते ही हैं, स्पर्श चिकित्सा से भी हम निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और वो कहीं ना कहीं स्पर्श चिकित्सा को अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मन की बात